हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की सेशन में डिस्कस करेंगे जीके जीएस के वो क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से एसएससी ने तीसरा सप्ताह का एमटीएस का पेपर बनाना शुरू किया है, तो साथ ही आज की सेशन में बिल्कुल वैसा प्रश्न करेंगे जिस तरह से अब आपका एमटीएस में पेपर बन सकता है। तो जिनका भी एग्जाम साथियों आने वाले शिफ्टों में, ये सेशन उनके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि देखिए साथियों आज 18 अक्टूबर था और तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से एसएससी ने आज पहला शिफ्टिंग का सवाल बनाया था, 15 क्वेश्चन तो पूरे आपके प्रीवियस ईयर के डाल रहा है। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं वो थोड़ा साथियों हार्ड सवाल बनाने का प्रयास करा। हार्ड नहीं, जो थ्योरी सवाल बनता है वो सवाल उठा के दे रहा है, बीच बीच का सवाल उठा रहा है। तो आज की सेशन में जो भी क्वेश्चन करेंगे साथी ना, वो हम थोड़ा सा थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसी टॉपिक से करेंगे जो टॉपिक से आपका सवाल बन रहा है पेपर में। और आज की सेशन में याद रखिए तो हम बहुत बड़ी अपडेट भी देंगे बीच बीच में, क्योंकि जिस तरह से हमने 17 अक्टूबर को हमने बताया था, एक वीडियो बताया था कि 17 अक्टूबर को मेरे भाई का पेपर था इलाहाबाद, इसलिए 2 दिन आपके लिए क्लास भी नहीं आ पाई थी। तो आज की सेशन में हम बात करेंगे जो कि सीजीएल के स्टूडेंट वो भी एमटीएस का पेपर देने आए थे, उनका क्या अनुमान था कि पेपर में क्या कट ऑफ बन सकती है और आने वाले सीटों में किस तरह का सवाल बन सकता है। पूरा जानकारी आज की सेशन में देने वाला है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 60 से 62 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपका एमटीएस का पेपर आने वाले सीटों में है, तो आपको कैसे पढ़ने चाहते हो पूरा जानकारी आज की सेशन में मिलेंगे, प्लस क्वेश्चन तो एकदम दमदार आज की सेशन में करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होगा। ओके दोस्त, तो देखिए आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो कालिदास द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो तो आपका मेघदूतम है, कुमार संभवम है और ऋतु संहारम है। लेकिन से जो उत्तर रामचरितम ये तो भवभूति द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने, साथी याद रखिए ये तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथी हमने जब 17 अक्टूबर को इलाहाबाद में था सुबह 9 बजे पहला शिफ्ट का पेपर में, तो जो उन लोग का सेकंड शिफ्ट का पेपर था तो वो तो 1 से 2 घंटा बाद पहले आ गए थे। तो उनसे हमने बात किया था कि क्या आप किस तरीके एग्जाम की तैयारी करें। वो बोले भाई देखो अभी हम लोग का सीजीएल का एज नहीं हुआ, तब पर भी हम लोग फाउंडेशन कर रहे हैं कि इस बार हमें पहली ही बार में सीजीएल को निकालना है। तो भाई हम तो चौंक गया और पूछा आपने एमटीएस का पेपर देना है। बिल्कुल कहें कि हम तो एमटीएस का पेपर देने आए हैं, थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं किस तरह का सवाल एसएससी बना रहा है। तो जब उनसे पेपर बाहर निकल के पूछा ना भाई, पूछा तो बोले देखो यार जो थ्योरी पढ़ेगा वही 10 से 12 जो क्वेश्चन करेगा वो अच्छे से कर पाएगा। 15 क्वेश्चन जो आराम से कर लेगा, लेकिन जो पूरा में से पूरा यानी 25 वही करेगा जो काफ़ी अच्छे से थ्योरी पढ़ेगा। तो साथ ही आज की सेशन में पूरा हम याद रखिएगा वही सवाल लेने का प्रयास किए हैं। तो किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था। तो साथ ही जो गोलकुंडा का किला है ये काकतीय वंश ने करवाया था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो साथ ही ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 10 मंडल पूछता है ना, 1028 सूक्त पूछता है ना, इस तरह सवाल आप पढ़िएगा। ऋग्वेद से आज की शिफ्ट में सवाल आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है वो अहिंसा है। तो बी ऑप्शन आज का हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो साथ ही याद रखिए जेबी कृपलानी थे। और आज के पेपर में आया था 1905 में कौन सा विभाजन हुआ था और उसमें कौन सा वायसराय था, ये कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल आया था। चलिए 7 नंबर देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी। तो साथ ही रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, तो थॉमस मुनरो ने लागू किया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध ये 1845-46 वर्ष में हुआ था। तो बी ऑप्शन आज का हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और मेरी बातों को गौर जरूर कीजिएगा साथियों कि आपका किस शिफ्ट में सवाल है, कैसा आ सकता है जिनका भी एग्जाम, यानी 2 दिन तो शायद छुट्टी होने वाली है क्या, या 19-20 लगता है एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट अब चौथा वीक से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 2 दिन की गैप होने वाली है। तो भाई जिनका भी एग्जाम वो काफ़ी अच्छे से रिविजन कर
ले। जो भी आप टॉपिक पढ़िएगा ना उसमें पूरा टॉपिक क्लियर करने का प्रयास कीजिए। जैसे आप कोई घराना सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पढ़ रहे हैं तो घराना में तो कोई एक टॉपिक नहीं, जैसे आपका मेवाती है, बनारसी हो गया और आपका पटियाली और आपका कोई मेवाती घराने है, तो एक मतलब घराने में काफ़ी 10-12 व्यक्ति होते हैं, तो पूरा व्यक्तियों के नाम पूछेगा कि कौन घराने से किससे रिलेटेड करता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है। याद रखिए लास्ट वाला जैसे जानकी प्रसाद जी हैं आपका किस घराने से, तो उनके बारे में पूरा डिटेल रखिएगा क्योंकि सारा सवाल यहीं से बन रहा है आपके पेपर में। तो गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की कौन सी शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो साथ ही ये दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद रखिए जो गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पूजी जाने वाली प्रथम जीवित मूर्तियां संभवतः किसकी थी? जो साथी भारत में पूजी जाने वाली प्रथम जीवित मूर्तियां वो थी बुद्ध जी की। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया है। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक थे वो वीरेशलिंगम पंतुलु थे। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वीरेशलिंगम पंतुलु थे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द किससे जुड़ा था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायाधीश से जुड़ा था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो साथी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये आपका जो साथी 1833 का चार्टर एक्ट था ना, इसके तहत किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथी बताइए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी को माना जाता था, जिनका जन्म दोस्त याद रखिए अयोध्या में हुआ था। अयोध्या, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। श्री राम जी की नगरी का अयोध्या सती भूमि है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके याद रखिएगा ऋषभनाथ का वहां पर जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे? तो कौन से क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े थे? याद रखिए अश्विनी कुमार दत्त जी जुड़े थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अलवार कहा जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? तो दोस्त संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? तो याद रखिए दोस्तों ये मदुरै में की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज मनाया था? तो साथी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कि पूर्ण स्वराज मनाया था वो मनाया था साथी 26 जनवरी 1930। वर्ष याद रखिए 1930। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संचार उपग्रह किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो संचार उपग्रह ये साथी याद रखिए आइनोस्फीयर में स्थित है। तो सी ऑप्शन आज क्या हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के चक्रवात मुख्य रूप से किस दौरान होते हैं? तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के चक्रवात मुख्य रूप से दोस्त ये पूर्व और उत्तर मानसून अवधि के दौरान होते हैं। डी ऑप्शन आज का हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आप साथ ही ध्यान देंगे आप लोग, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, क्योंकि सवाल भाई थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है अब आने वाले शिफ्टों के लिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, केवल आपको रिविजन करने की जरूरत है। क्योंकि यार देखिए सीजीएल वाले जब एग्जाम देने तब उनका हाल है ऐसा कि केवल 13 क्वेश्चन सही किया एक बंदा ने, जो कि अभी तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। उससे हमने पूछा कि आप सीजीएल का फॉर्म भरा था? नहीं भाई, बोला कि अभी तक नहीं, अभी हम ग्रेजुएशन करें। फिर भी हमने पूरा 1 से 1.5 साल में
फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया, फिर भी उसका हाल ऐसा था। तो भाई अभी हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। देखिए, महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो साथी बताइए, करेक्ट ऑप्शन दीजिए। तो ग्रेनाइट से बनी है, बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किस अपर्दन कारक द्वारा सर्क भू रूप का निर्माण किया गया है? तो किस अपर्दन कारक द्वारा सर्क भू रूप का निर्माण किया गया है? तो साथी हिमनदों द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त याद रखिए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो साथ ही जो भारत में प्रथम जनगणना वर्ष स्टार्ट की गई थी वो दोस्त आपका वर्ष था 1872 में। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और लास्ट में आप सभी का इन 62 प्रश्नों में से कितना स्कोर बनाइए जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतरी कितने समूहों को मान्यता नहीं देती है? तो साथ ही जातीय में नहीं देती। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो साथियों किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो याद रखिए ये टुंड्रा क्षेत्र में मिलती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो साथ ही जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक पढ़िएगा ना उसको पूरा क्लियर करिएगा, आधा अधूरा बिल्कुल भी पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि सवाल आपका बीच से ही सवाल उठ रहा है आने वाले शिफ्ट। वो 10 क्वेश्चन की हम केवल बात करें, यानी आपका एक भी क्वेश्चन छूट रहा है तो 3 नंबर जा रहा है मेरिट लिस्ट में। सारी 0.55 से आपका डिफरेंस रहेगा, याद रखना है आप सभी को। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही निजाम सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो साथ ही इनमें से खरीफ फसल हर बार सवाल में पूछा जा रहा है, आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। 4 ऑप्शन तो यही दे रहा है, खरीफ फसल यानी आपका साथियों कपास होता है, मूंगफली होता है, मक्का होता है, लेकिन सरसों नहीं होता है साथियों खरीफ फसल में। तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है? मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? माजुली एक नदीय द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो साथी माजुली एक नदीय द्वीप है जो कि मेरे भाई याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि ये किसके लिए जाना जाता है? तो साथ ही भीमबेटका सबसे बड़ी बात है कि एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि साथ ही प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है? पूर्वी घाट पर्वत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन है? तो पूर्वी घाट पर्वत की जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है वो साथी सैराय पहाड़िया है। तो यहाँ से 33 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके साथी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। त्रंबकेश्वर निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो साथ ही त्रंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है बताइए? तो ये गोदावरी नदी का है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? तो साथी भारत का एकमात्र नदी तटीय जो प्रमुख बंदरगाह है याद रखिए कोलकाता है साथी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है?
भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? तो साथ ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। जो भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, ये आदर्श है ना, ये साथ ही आपके फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? संवैधानिक प्रावधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। तो साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है, ये किस भाग में प्लस किस अनुच्छेद में इस संशोधन का प्रावधान दिया गया है? तो मेरे भाई जो भाग आपका 20 है और अनुच्छेद 368, इसमें संशोधन का क्या किया है? प्रावधान दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा? सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सीटें से संबंधित है? तो साथी जो अनुच्छेद आपका कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 130 है। ये आपका साथी सर्वोच्च न्यायालय की सीट से संबंधित है। तो सी ऑप्शन को क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग राइट ऑप्शन देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है? संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है? तो साथ ही ये केवल सिर्फ पंजीकरण से नहीं हो सकती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाए। इसके आधार पे जो आपका पंजीकरण है साथियों, इसके आधार पे नागरिकता समाप्त नहीं होती है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो साथ ही कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो मेरे भाई वो धन विधेयक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी को ये किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो साथ ही जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी को, इसमें जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय के रूप में क्या किया जा सकता है? परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है? 1991 में किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया था? तो साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था, जो कि 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जो कि इनके द्वारा एलपीजी मॉडल पेश किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो साथ ही इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? याद रखिएगा उत्पाद शुल्क है मेरे भाई। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? स्वतंत्र भारत में नियोजन का विचार कहाँ से लिया गया था? तो स्वतंत्र भारत में जो नियोजन का विचार मेरे भाई, ये बॉम्बे योजना से ली गई थी। तो इसलिए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अस्थाई लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी है, तो क्या है साथी? किसके बराबर है? तो जो अस्थाई लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो इसलिए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है? वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथ ही यदि आपके पेपर में पूछा कि यदि केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति रहती है यानी प्रेजेंट रहता है तो उसे यूकैरियोटिक बोला जाता है, यूकैरियोटिक। यदि अनुपस्थिति यानी ऑब्सेंट रहता है तो उसे प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो साथी मानव शरीर के किस अंग में ब्लड के क्या होता है? बिल्कुल प्योरीफाई होता है, शुद्ध होता है। तो साथी ये वृक्क में ऐसा होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो साथी जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे अपने एग्जामों के लिए, और थोड़ा सा जो भी आप लोग टॉपिक पढ़िए उसको पूरा कंप्लीट करके ही जाइएगा। कुछ टॉपिक ऐसा साथी कि आपके लिए थोड़ा सा क्या होता है, वरदान साबित हो सकता है, जैसा कि आपका नृत्य हो गया और घराना हो गया
और कुछ इंपॉर्टेंट उद्यान भी देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सवाल पूछा जा रहा है आपके पेपर। अनुच्छेद तो पढ़ के जरूर जाए, क्योंकि सवाल बन रहे हैं उससे रिलेटेड, और वो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से। याद रखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, केशिका गुच्छीय संपुट निम्नलिखित में से किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित है? तो केशिका गुच्छीय संपुट ये किस जैविक प्रक्रिया से संबंधित है? तो साथ ही उत्सर्जन से संबंधित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 क्या दिया है? मनुष्यों का निषेचन किस में होता है? तो मनुष्यों का निषेचन डिंब वाही नलिका में होता है मेरे भाई। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड के कारण बनता है? तो साथ ही किस प्रकार का सूक्ष्म जीव जो जीव होते हैं टाइफाइड के कारण बनते हैं? तो जीवाणु होते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े थे? तो साथ ही कौन से वायसराय इल्बर्ट बिल विवाद से जुड़े हैं? तो दोस्त याद रखिए लॉर्ड रिपन हैं। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है? प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजंती माला निम्नलिखित में किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? तो साथ ही अभी तक आपके पेपर में सबसे अधिक सवाल पूछा है शोभना नारायण से, और आपका टी बाला सरस्वती से, और केलुचरण महापात्रा से, और रुक्मणी देवी अरुंडेल से। ये 4 टॉपिक जो नाम है साथियों ने बहुत जरूरी आपके परीक्षा के लिए आने वाले शिफ्ट हो गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजंती माला किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो साथ ही याद रखिए भरतनाट्यम की थी। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष स्टार्ट की गई थी मेरे भाई? तो याद रखिएगा ये आपका 2019 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है? भाई आप 1983 का वर्ल्ड कप याद रखिएगा, और 2011 का वर्ल्ड कप से सवाल जितने बनेंगे याद रखिए। और जो कैप्टन थे, क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप से कैप्टन जो कपिल देव ने जीता था वेस्ट इंडीज को हरा के, ये सवाल आपके पेपर में पूछ रहा है। तो बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है? 28x15 होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 क्या दिया है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो सर जी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव जी ने लिखा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 क्या दिया है? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो साथ ही भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? तो नैनार बोला जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 क्या दिया है? लेसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि ये किस देश में स्थित है? तो साथियों जो लेसन विशालकाय एक बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो कि चीन देश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 60, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो साथ ही भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब पार्टिसिपेट किया था? तो 1920 में लिया था। बस सिंपल सा 1920 याद रखिएगा, 1920 करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 क्या दिया है? वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? देखिए सूरजकुंड मेला हरियाणा में होता है, जो कि ये फरवरी महीने में होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, नवंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए साथी 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथ ही याद रखिए अशोक वासवानी किया गया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका 60 × 3 186 होता है। तो अब बताइए आप सभी का 186 नंबर में से कितना स्कोर बना, वो भी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का। याद रखिए आपके पेपर में इंग्लिश और जीके में 1-1 नंबर का नेगेटिव है, मैथ रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है। सदी 40 क्वेश्चन काफ़ी अटेम्प्ट करना है, काफ़ी अच्छे से। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो काफ़ी अच्छे से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आप लोग पूरा फार्मूला पढ़ कीजिएगा, आपका मैथ और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके दोस्त, सो बताइए आप सभी कितना स्कोर आज की सेशन से एक बार जरूर बताइएगा। और आप सभी को पता होगा दोस्तों कल 17 तारीख को पेपर था इलाहाबाद में, तो इसलिए क्लास भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब वही आपका टाइम फिर से शुरू होगा, दोपहर में 12:30 बजे, सुबह 8 बजे और शाम को 6:30 बजे। ओके दोस्त,
सो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। जिस तरह से आपका 15 शिफ्टों का पेपर हुआ, शायद 19-20 को शायद छुट्टी है क्या, एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए, और आपका पेपर किस दिन है ये जरूर बताइएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं साथ ही कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद आप सभी को, शुभ रात्रि।